राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। अकोला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य में विविध योजनाओं के विचाराधीन होने का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार को जनता के विश्वास पर असफल होने की बात कही। राव साहेब दानवे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अपनी नाकामियों को छुपाने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे अपने विदर्भ दौरे के दौरान अकोला पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के शामिल नहीं होने के मुद्दे पर राव साहेब दानवे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने एसटी कर्मचारियों के हड़ताल के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा, साथ ही विकास कार्य प्रलंबित होने का मुद्दा उठाया। सत्तेवर येऊन जवळपास 2.5-3 वर्ष झाले। या 3 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये जनतेच्या विकासाचं कुठल्याही प्रकारचं काम केलं नाही। कधी मराठा आरक्षणाच्या विषयामध्ये त्यांनी मार्ग काढला नाही, कधी ओबीसीच्या विषयामध्ये त्यांनी मार्ग काढला नाही। कोविडमध्ये केवळ जेवढी मदत केंद्र सरकारने या राज्यातल्या जनतेला केली तेवढी यांनी कधीच केली नाही। केवळ वरच्या नकला करणे, वरच्यांना विरोध करणे, जे काम त्यांनी करायला पाहिजे ते जर त्यांच्याकडून झालं नाही तर वरच्यांना दोष देणे हा एक कलमी कार्यक्रम काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी लावलेला आहे। त्यामुळे त्यांनी नक्कल केली याचा अर्थ आपण समजून घ्या की ते कोणत्या पातळीवर जाऊन वागतायत। एसटी महामंडळाचं विलगीकरण नाही, आमचं मत असं आहे की यासाठी सरकारनं जी समिती नियुक्त केली त्या समितीने जरा लवकर रिपोर्ट जर दिला तर एसटी कर्मचाऱ्याचं सुद्धा समाधान होऊ शकतं। परंतु एसटी कर्मचारी एवढ्या दिवसापासून संपावर आहे। ज्या वेळेस मुख्यमंत्री झालेत उद्धवजी ठाकरे तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की माझ्या काळात एकही संप होणार नाही, परंतु या संपकऱ्यांकडे पूर्णपणानं दुर्लक्ष केलेलं आहे। राज्यात मुख्यमंत्री सुट्टीवर आहेत असा आरोप भाजपकडून होत आहे। आजही विधानभवनात एवढा मोठा प्रश्न उत्तराचा सौद झाला, पण मुख्यमंत्री चार्ज कोणाला देत आहेत, काय म्हणाले? हे बघा, या 2.5-3 वर्षात या राज्यात अमर अकबर अंथनीचं सरकार आहे। हे सरकार आल्यापासून कोणता तरी प्रश्न त्यांनी एकत्र बसून सोडवला का? आणि मुख्यमंत्री आजच आले नाही असं जे तुम्ही म्हणता किंवा आमचं मत आहे की आज नाही, मुख्यमंत्री झाल्यापासून मंत्रालयामध्ये किती बारे आले हे मुंबईच्या पत्रकाराला खरं तर आपण विचारलं पाहिजे। पहिल्या दिवसापासून ते गैरहजर आहे, ते आजच थोडे गैरहजर आहे। आज तर ठीक आहे, ते आज आजारी आहेत। आम्ही परमेश्वरला प्रार्थना करतो की त्यांनी आजारातून बरं व्हावं आणि या राज्यातल्या जनतेच्या सेवेमध्ये लवकर रुजू व्हावं अशी आम्ही परमेश्वरला त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो। पण ते गैरहजर आज नाही आहे, मुख्यमंत्री झाले त्या दिवसापासून गैरहजर आहेत ते। या राज्यातले किती निर्णय प्रलंबित आहे। अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्याला अनुदान प्राप्त झालं नहीं। बुल्ढाना जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज को सफल उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। 8 दिसंबर को शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खलबली मच गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुल्ढाना से कुछ लोग एक कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गए थे और वहां से लौटने के बाद उनका कोरोना जांच के लिए RT-PCR टेस्ट कराया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे के लैब में भेजा गया था, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद तो खलबली ही मच गई थी। हालांकि प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रोटोकॉल के मुताबिक 14 दिन तक कोविड अस्पताल में इलाज के बाद मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अच्छी बात तो यह है कि इस शख्स के संपर्क में आए अन्य किसी भी व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। वैसे प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों से सभी नियम के पालन की अपील की है। आपल्या दवाखान्यामध्ये ओमिक्रॉन सस्पेक्टेड पेशंटला आपण आयसोलेट केलं होतं। त्यांना कुठल्याही प्रकारची लक्षणं नव्हती, परंतु त्यांचा स्वॅब पॉझिटिव्ह आल्यामुळे आपण त्यांना दवाखान्यामध्ये आयसोलेट केलेलं होतं आणि 8 तारखेला ते आपल्याकडे भरती झाले होते आणि आज त्यांचा याचा आयसोलेशनचा पिरियड संपत असल्यामुळे नियमानुसार प्रोटोकॉलनुसार आपण त्यांना सुट्टी देत आहोत। आणि इथून पुढे नागरिकांना मी असं आवाहन करू इच्छितो की नागरिकांनी आपली काळजी घ्यावी। मास्क बांधण्याची जी सवय आपल्याला लागलेली होती ती कंटिन्यू चालू ठेवावी, ती सगळ्यात महत्त्वाची आणि आपल्याला वाचवणारी असेल। कारण की ओमिक्रॉन आपल्याकडे येईल किंवा नाही येईल तो वेगळा किंवा पुढचा भविष्याचा विषय आहे, पण आल्यास आपल्या सर्वांचं रक्षण होईल असं आपल्या सर्वांची
हे असली पाहिजेत, ॲक्टिव्हिटी असली पाहिजेत असं रुग्णालयाच्या वतीने आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक साहेबांच्या वतीने मी आपणास आवाहन करू. ओमायक्रॉनचे आणखी कोणीही पेशंट आपल्याकडे नाही. एकमेव पेशंटचा पॉझिटिव्ह आला होता. त्याच्यानंतर आता कोणीही पॉझिटिव्ह सध्या नाही किंवा कोणाचंही आपण तपासायला सुद्धा पाठवलेलं नाही. अकोला में दुबई से लौटी एक युवती ने कोरोना रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मरीज के संपर्क में आने वाले 5 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खबर से अकोला स्वास्थ्य महकमे ने राहत की सांस ली है। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या चौंकाने वाली है। इस तरह ओमिक्रॉन का पहला मामला पिछले सप्ताह पड़ोसी बुल्ढाना जिले में मिला था। घटना के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद अकोला में दुबई से आए एक मरीज की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रविवार को युवती की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निगम के स्वास्थ्य विभाग ने युवती के संपर्क में आए 5 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया। चिकित्सा सूत्रों के मुताबिक सभी 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य महकमे को बड़ी राहत मिली है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अकोला महानगर पालिका के महापौर और अन्य पदाधिकारियों को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने अकोला महानगर पालिका की जुलाई 2020 में आम सभा में पारित कुल 20 प्रस्तावों को भंग करने के साथ ही पूर्व महापौर और वर्तमान महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष और तत्कालीन आयुक्तों के खिलाफ सीधे आरोप दायर करने का राज्य सरकार के आदेश को गलत बताया है। अकोला मनपा की पिछले साल जुलाई में हुई सभा में शिवसेना के गट नेता राजेश मिश्रा ने प्रस्ताव संख्या 6 से 10 और संकल्प संख्या पर चर्चा किए बिना महापौर अर्चना मसानी को मंजूरी देने पर आपत्ति जताई थी। राजेश मिश्रा ने भी प्रस्ताव को भंग करने की मांग करते हुए सरकार के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश ढगे ने इस पर चर्चा किए बिना प्रस्ताव पारित कर दिया था। शासन के निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त ने तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के माध्यम से जांच रिपोर्ट सौंपी थी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने दोनों सभाओं में कुल 20 प्रस्तावों को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को मेयर अर्चना मसानी ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को 2 जजों की बेंच के सामने हुई थी। कोर्ट के स्थगन आदेश से मौजूदा मेयर को राहत मिली है। अकोला पातुर तहसील के आलेगांव वन विभाग अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र आलेगांव में पेड़ों की कटाई में हुए बड़े घोटाले की जांच और कार्रवाई के लिए सेवानिवृत्त वन परिक्षेत्र अधिकारी KD श्रीनिवास और उप सरपंच उत्तम खुले अनशन पर बैठे हैं। पता चला कि अनशन के पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र सौंपा गया था। आलेगांव वन परिक्षेत्र के तहत किसानों के खेतों में पेड़ है ऐसा दिखाते हुए सरकारी जंगल के पेड़ों को काटा गया था। इसके लिए ठेकेदार और वन अधिकारी ने साजिश कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। सेवानिवृत्त वन परिक्षेत्र अधिकारी KD श्रीवास और उप सरपंच उत्तम खुले ने अपने निवेदन में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इन सभी घोटाले के बारे में संबंधित अधिकारियों को बार बार सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और जाँच भी गलत तरीके से की गई। इसलिए सही जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए सेवानिवृत्त वन परिक्षेत्र अधिकारी KD श्रीवास और उप सरपंच उत्तम खुले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। थाना जिले में महिला पुलिस कर्मियों ने 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार है। औरंगाबाद में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी तय किए जाने के बाद उसी तर्ज पर बुल्ढाना जिले में भी महिलाओं के लिए 8 घंटे की ड्यूटी तय करने का विचार चल रहा था, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ही इसके लिए राजी नहीं है। इस संदर्भ में अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने जानकारी दी। विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना वार्षिक निरीक्षण के लिए पिछले 3 दिनों से बुल्ढाना जिले के दौरे पर है, जिसमें उन्होंने खामगांव, शेगांव और बुल्ढाना में क्राइम मीटिंग सहित सभी मामलों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने जिले के कुछ मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस अधीक्षक को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही अपराध पर नियंत्रण के लिए कुछ अपराधियों पर मौका के तहत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। तसंच SP ऑफिसचे जे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज असतात त्याच्याबद्दलची माहिती घेण्यात येते। एकंदरीत 3 दिवसापासून मी जिल्ह्याचा आढावा घेत आहे। खामगाव, शेगाव, बुलढाणा सिटी, बुलढाणा डिव्हिजन आणि आता SP ऑफिस इथे आढावासाठी मी आलो आहे। क्राईम मीटिंग घेण्यात आलेली आहे।
काही बाबींमध्ये जिल्ह्यामध्ये समाधानकारक कारवाई आहे, विशेषतः आर्म्स ॲक्टच्या बद्दल, आणि काही बाबींमध्ये अजून इम्प्रूव्हमेंटचं स्कोप आहे. तर त्याबद्दल पोलीस अधीक्षक आणि संदर्भित पोलीस ठाणे इंचार्ज आणि ॲडिशनल एसपी यांची टीमला सूचना आमच्याकडून देण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे आमची अशी अपेक्षा आहे की जिल्ह्यामध्ये गुन्हा साबितीचं प्रमाण वाढायला पाहिजे. तसेच वेळेवर तपास होऊन निर्गती व्हायला पाहिजे, ज्यामुळे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममध्ये डिले नाही येणार. गुंड प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत त्यांच्यावर योग्य ते प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन करून MPDA पासून मोका करण्यात यावे, ज्यामुळे क्राईम जे प्रोफेशनल रीतीने करण्यात येते त्याच्यावर पाबंदी आणू शकतात. चूंकि राज्य में पुलिस आयुक्तालय कम है, इससे राज्य में हर जिले की निगरानी या प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता दिख रहा है. इसलिए राज्य में अधिक पुलिस आयुक्तालय बनाने की मांग की जा रही है. इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे जाने की बात विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने बताई. तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक पुलिस आयुक्तालय है, इसलिए उसके तर्ज पर राज्य में पुलिस आयुक्तालय बढ़ाने का विचार है. पोलीस आयुक्तालयाबद्दल जी भूमिका असते त्याच्यामध्ये पोलीस विभागाची एक विचारधारा असते, पण त्याच्यावर फायनल निर्णय घेण्याचा जे अधिकार आहे ते शासनाला आहे. आमच्याकडून तर परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाला देण्यात आला आणि कम्युनल सेन्सिटिव्हिटी बघून तिथे आयुक्तालय व्हायला पाहिजे अशी आज पण आमची ठाम भूमिका आहे. पण आता पोलीस विभागामध्ये त्याच्याबद्दल कोणत्याही प्रकारचं कन्फ्युजन नाही. तुम्ही सांगत आहे ना की आता का होत नाही, पोलीस विभागाने ते ऑलरेडी त्याला फायनलाइज केलेलं आहे की व्हायला पाहिजे. आता आम्हाला करायला काय नाही, त्याच्यावर शासन निर्णय घेणं. तर शासनचे वेरियस फॅक्टर्स असतात. फॅक्टरमध्ये निधी असायला पाहिजे, नवीन पद मंजूर होण्याची गरज आहे, ते करता येते की नाही अशा वेळी, ते सर्व बाबींना समोर ठेवून योग्य वेळेवर शासन निर्णय घेईल ऐसी अपेक्षा है. अकोला शहर में वैसे तो खेल सुविधाएं ज्यादा नहीं है, लेकिन खिलाड़ी मौजूदा सुविधाओं में अपना हुनर दिखा रही हैं और अकोला का नाम रोशन कर रही हैं. इससे पहले बॉक्सिंग प्रतियोगिता में लड़कियों ने बाजी मारते हुए अकोला का नाम ऊंचा किया था, तो वही अकोला क्रिकेट क्लब के 2 खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी तक पहुंच चुके हैं. उज्जैन में नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित मेयर ट्रॉफी वेस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में विदर्भ के अकोला के शेख अंसार और संदीप ठाकुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे अकोला का नाम फिर एक बार रोशन हुआ है. गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 173 बॉडी बिल्डरों ने इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के मार्गदर्शन में और स्टेट बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के विशेष सहयोग से अपने शरीर का प्रदर्शन किया. वेस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2021 में 60 किलोग्राम भार में अकोला के शेख अंसार और संदीप ठाकुर ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर 3,50,000 कैश प्राइज जीता है. शेख अंसार शेख निसार 60 किलो भार वर्ग में दूसरे, शेख सलीम शेख कलीम 60 किलो भार वर्ग में 5वें, नागपुर के विक्रांत गोड़बोले 70 किलो भार वर्ग में दूसरे, अमरावती के आकाश राजपूत 85 किलो भार वर्ग में दूसरे और अमरावती के आकाश सुनील डबलवार 85 किलोग्राम भार वर्ग में चौथे, 100 किलोग्राम भार वर्ग में नागपुर के प्रणय दीपक साखरे चौथे और अकोला के सैयद मोहम्मद सैयद हुसैन 100 किलोग्राम भार वर्ग में 5वें स्थान पर रहे हैं. खम्माम तेलंगाना में 6 से 8 जनवरी तक होने वाली 13वीं मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया है. हाँ वो मोमेडियन हाँ Judges select anyone. Relax. Your side chest. थाइस में प्रॉब्लम है यार, मुझे थाइस थोड़ी बारीक है. जिसका बंदा
Relax. Your back double biceps. इसमें तो बैक में तो करने भाई को की गुजारी एक कड़ी मेहनत, अनुशासन, लक्ष्य का सम्मान और 3 दिन तक ऑपरेशन के पूर्व ये पानी तक नहीं पीते, तब जाकर एक मांसपेशी। अरे घास नहीं खाला रे बाबू। और इस कड़कड़ाती ठंड में जहाँ पहले सिलेक्ट होगा। And number 33, 34. इधर इससे पहले कैसी पे मारा बहुत ही कठिन होता है निर्णायकों का निर्णय। बहुत पानी की व्यवस्था कीजिए मार्शल। हमारे निर्णायक And number 24, 25 और 28. And number 24, 25 और 28. आगे आइए, बस वहीं पर। बाकी साइड में हो जाइए, यहीं पर रुकिएगा। जजेस को थोड़ा पीछे हटिए ताकि बॉडी पर पूरी लाइट आपके आ सके। कमाल अन्नू भाई। दुकान से कपड़े खरीदने आई 2 महिलाओं ने 5 पैठनी साड़ियों पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं द्वारा चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। खदान थाना अंतर्गत माधव नगर क्षेत्र की नेहा लेलेक ने पैठनी साड़ियां चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक सुखकर्ता साड़ी की दुकान चलाते हैं। 2 महिलाएं उसकी दुकान पर पैठनी खरीदने आई थी, लेकिन कई साड़ियां देखने के बाद वे ये कहकर चले गई कि उन्हें ये पसंद नहीं आई है। बाद में पता चला कि दुकान से 5 पैठनी साड़ियां गायब थी। फिर उन्होंने दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और सीसीटीवी फुटेज से 2 महिलाओं को साड़ी चोरी करते हुए देखा गया। पुलिस निरीक्षक श्रीरंग सनस के मार्गदर्शन में आगे की जांच की जा रही है। 1.5 माह बाद आखिरकार अकोला डेपो नंबर 2 से बस निकली। पुलिस सुरक्षा में बस को बाहर निकाला गया। आमच्या आगारातून जे कर्मचारी संपात होते त्या एका कर्मचाऱ्यांनी बस मार्गस्थ केली। बाकी आमचा जो सर्व कर्मचारी आहेत हे दुखोट्यावर कायम आहेत। आम्ही दुखोट्यात असल्यामुळे आमची मानसिक स्थिती बरोबर नाही। ज्या कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती बरोबर आहे ते मार्गावर घेऊन गेले, परंतु एसटी प्रशासनाने इथं एक नियमबाह्य काम केलेलं आहे की ज्या कर्मचारी ज्या चालकाची अकोट आगाराला बदली झालेली होती त्या चालकाची रीतसर बदली रद्द न करता कुठलाही आदेश न काढता त्या चालकाला अकोला डेपोतून बस देऊन ती मार्गावर नेली। शिवाय हायकोर्टाच्या आदेशानुसार जे कर्मचारी कामावर जाण्यास तयार आहेत त्या कर्मचाऱ्यांची RT-PCR चाचणी घेऊन त्यांना मेडिकल फिजिकली फिट आहेत असं सर्टिफिकेट घेऊनच त्यांना कामगिरीवर जाण्याचे आदेश पाठवण्याचे आदेश दिले होते। परंतु एसटी प्रशासनाने इथं सर्व नियमांचा भंग करून हायकोर्टात सुद्धा अवमान केलेला आहे आणि प्रवाशांच्या आणि चालक वाहकाच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे इथं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।